So welcome to the class और आज का टॉपिक है कंसिडरेशन। आज का टॉपिक है कंसिडरेशन और देखो, कल मैंने बोला था कि हम लोग 3 पेपर साथ चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी। ठीक है, क्योंकि तीनों में बेयर एक्ट है और तीनों में क्वेश्चन आंसर भी करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लगभग आधा हो चुका है और आईपीसी भी। बट अब मैंने सोचा है कि हम थोड़ा एक एक पेपर करके करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम लोग का जो सेकंड पेपर होगा, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन है जो भी है, लेकिन सेकंड पेपर की जगह अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसको हम लोगों ने शुरू किया, लगभग खत्म होने वाला है, उसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। उसके बाद आईपीसी जिसका हम बीएनएस पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट। ठीक है, ये तुम्हारा 6th पेपर है, ये कर लेते हैं सारा पेपर। एक एक पेपर क्लियर करके उसका नोट्स देते चलते हैं ताकि खिचड़ी ना हो जाए। मतलब खिचड़ी ऐसे ना हो जाए कि तुमको ढूंढना ना पड़े नोट्स जब ग्रुप में जाता है तो। ठीक है, बाद में मुझसे नोट्स मत मांगना क्योंकि मेरे पास नोट्स रहता नहीं है। ओके, जो ओके। सो आज का टॉपिक कंसिडरेशन, प्रतिफल। क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप में समझेंगे इसको। हम लोगों ने बेयर एक्ट में अच्छे से समझा हुआ है, सेक्शन 2D में। बेयर एक्ट भी एक बार जाके देख लेना अगर मन करे तो। चलो, ओके। सबसे पहले परिभाषा। हाँ, आज क्लास मोस्टली हम 2 टाइमिंग रखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि टाइमिंग पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है, मेरे साथ तो आई जाती है। मुझे और एक तो या तो 11 से 11:15, 11 से 11:15 के बीच में शुरू करते हैं, नहीं तो इधर 1:30 और 20 से 2 के बीच में शुरू करते हैं। बट आज लेट हो गया क्योंकि मेरा वाईफाई वाईफाई नेटवर्क छोड़ दिया था। बिना वाईफाई के ऑनलाइन पढ़ाना मतलब बेवकूफी है। ठीक है, खासकर इस एरिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, और नेटवर्क के घर के फ्लैट के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो। अभी नेटवर्क चल रहा है तो हम सोच रहे थे क्लास अच्छा रहने देते हैं, फिर सोच रहे हैं क्या फायदा क्लास छोड़ने का, क्योंकि पीपीटी मैंने बना के रखी थी, तो क्लास ले लेते हैं। ओके, चलो। सेक्शन 2D हम पढ़ते हैं और वहां कहता है सेक्शन 2D, इसकी भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D, दो डा, क्या कहती है? जब वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता कौन? देखो, यहाँ वचनदाता शब्द यूज हुआ है, वचन प्रॉमिसर नहीं यूज हुआ है। ठीक है, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता, तो किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर। कैसी इच्छा, क्या है इच्छा में? कोई कार्य, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं वचनदाता की इच्छा पर। इच्छा क्या है? किसी कार्य को करना, ठीक है, या किसी कार्य से प्रवृत्त रहना, मतलब कार्य को ना करना। ऐसी इच्छा वचनदाता वचन ग्रहीता को बताता है। ठीक है, ताकि वचन और, ठीक है, उसके बदले में क्या, और वचन ग्रहीता उसको एक्सेप्ट करता है। पढ़ने में प्रपोजल जैसा लग रहा है ना, प्रपोजल की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो हम तुमको थोड़ा सा बेयर एक्ट का ही दिखाते हैं, क्या कहता है बेयर एक्ट, नहीं हम बता देते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बता देते हैं। वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कुछ कार्य को करता है या करने से प्रवृत्त रहता है। ठीक है, ये तो सामान्यतः प्रपोजल हो गया। ठीक है, प्रपोजल हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद की लाइन जो आई थी उसमें कहते हैं प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद वचन बन जाता है। ओके, 2C में प्रपोजल किसमें था? 2A में था, और वचन बन जाता है 2B में।
एक्सेप्ट होने पर स्वीकृतिकर्ता टू बी में था और वचन टू सी में था। और जो प्रपोज करता है उसको वचन करता, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको वचन ग्रहीता कहते हैं। ठीक है। नाउ टू डी कहता है हर वचन जो एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करने के लिए जो एक दूसरे को ये वचन दे रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक प्रतिफल दे रहे हैं। ठीक है। देखो अब इसमें इस परिभाषा में प्रोमिसी और एक्सेप्टर की जगह स्वीकृतिकर्ता इत्यादि की जगह किस शब्द का यूज हुआ है, वचनदाता। ऐसा क्यों? चलो, तो आज क्वेश्चन आंसर सीरीज ही कर रहे हैं, और जो आज क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं वो है कंसिडरेशन का, प्रतिफल का। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब 95% से 99% चांस है कि एग्जाम में आता है। ठीक है। प्रतिफल, तो जब दो लोग संविदा करते हैं तो एक वचन दाता कहा जा रहा है और एक वचन ग्रहीता। ठीक है। तो एक दूसरे को कुछ वस्तु प्रदान करते हैं कोई कार्य करने के लिए या कार्य से प्रवृत्त रहने के लिए। वो जो वस्तु वचन या जिस भी रूप में प्रदान करते हैं, चाहे कार्य के रूप में चाहे वचन के रूप में, उसी को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि दोनों एक दूसरे को प्रदान करते हैं, जब वचन दाता इसको प्रदान कर रहा है वचन ग्रहीता को, तब ये वचन ग्रहीता है, इसको प्रतिफल मिलेगा। और जब ये इसको प्रदान कर रहा है तो ये वचन दाता है और इसको प्रतिफल मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं समझ लो। देखो एग्जाम्पल से बता रहा है। एक्स कहता है वाई को मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा। यहाँ ये वचन दाता है, प्रपोज कर रहा है, ये एक्सेप्टर है, वचन ग्रहीता है। ठीक है। और प्रतिफल वाई को क्या मिल रहा है, कार मिल रहा है। अब वाई कह रहा है मैं तुमको बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पे ये वचन दाता है, 5 लाख देने की बात कर रहा है, और ये वचन ग्रहीता है। ठीक है। और प्रतिफल का क्या है, यहाँ पे 5 लाख। दोनों पक्षकारों को कुछ ना कुछ प्रतिफल मिल रहा है। ठीक है। ओके। ठीक है। कहीं पर तो थोड़ा नहीं लिखने का। ये हो गया हमारा दूसरा। और ओके। ठीक है। तो वो होगी हमारी प्रतिफल की परिभाषा, और ये हो गया मैप। चलो, प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है। रुक जाओ बेटा, ये तो इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं बट 3-4 मिनट हो गए, लेकिन अजय का एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले संविदा को लागू कराने के लिए प्रतिफल अति आवश्यक होता है। ठीक है। संविदा को लागू कराने के लिए प्रतिफल अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर संविदा में प्रतिफल दिया गया है तो लोग क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं संविदा को कानूनी रूप से लागू कराने के लिए। ठीक है। निष्पक्षता प्रदान करती है। निष्पक्षता मतलब जिसने प्रतिफल दिया है उसी के पक्ष में संविदा लागू हो। ठीक है। प्लस अगर किसी ने प्रतिफल दिया है तब उसके मन में क्या है इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है। जाहिर सी बात है उसके मन में ये बात थी कि संविदा को लागू कराया जाए। ओके। अब देखो एक चीज और बोल दे रहे, चाहे एलएलबी के एग्जाम के लिए चाहिए शॉर्ट नोट्स जो पीपीटी में है, जो कि भी ग्रुप में जाएगा। ठीक है। वहां से बस शॉर्ट नोट्स पढ़ के कहानी जैसा याद कर लेना, और लॉन्ग नोट्स भेजेंगे व्हाइट पेज में, उसको चाहे याद कर लेना। ओके। ठीक है। प्रतिफल के प्रकार क्या होते हैं? देखो इसको भी हम लोग देखेंगे
आगे फिर से बता दे रहे हैं। निष्पादन योग्य मतलब पास्ट में, ठीक है, पास्ट में कोई प्रतिफल दे दिया गया है, जैसे एक्स ने वाई को कहा तुम मुझे 1 किलो चावल दो, बट मैं तुमको 1000 रुपये, मान लो 500 रुपए किलो चावल है वो, ठीक है, बट एक्स वाई को 500 रुपए नहीं दे रहा, तो क्या बिना प्रतिफल की संविदा हो सकती? नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी 1 किलो चावल वाई दे देता है, क्यों? क्योंकि पहले पहले कभी वाई ने 500 रुपए एक्स से ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है, तो पास्ट में ही वचन दे दिया है, प्रतिफल ले लिया है, ठीक है। दूसरा, तुरंत वर्तमान में दुकान पे जाओ, 10 रुपए दो और 10 रुपए का बिस्किट लेकर चले आओ, तुमको बिस्किट मिला एज ए प्रतिफल, कंसिडरेशन, और दुकानदार को 10 रुपए मिला, ठीक है। तो ये जो है ये प्री का हो गया, पास्ट में मतलब पहले दिया जा चुका है। एग्जीक्यूटेड वर्तमान में, और या भविष्य में देने की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल हम दुकानदार से जाकर कहें भैया मुझे पार्ले जी देना, ठीक है, और लिख लेना खाते में जो तुम्हारा पैसा होगा हम भविष्य में देंगे, ठीक है। देखो फिर सॉरी अजय, बट तुम्हारा बेटा हो नहीं पा रहा, तुम ग्रुप में हम 5-6 बार अभी बीच में 2-4 मिनट स्टॉप करके भी ट्राई किया, आई थिंक फिर भी अजय ऐड नहीं हो पा रहा, बल्कि एक बार उसका डिनाई भी किया कि हो सकता है उसके बाद ऐड हो जाए, लेकिन नहीं ऐड हो रहा। अब पता नहीं, शायद अब हो गया है, ठीक है, ओके। अब देखो कंसिडरेशन, प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, ठीक है। प्रतिफल के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात, वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा पर होना चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र इच्छा क्या होती है? तो स्वतंत्र इच्छा हमने प्रपोजल में जो स्वतंत्र इच्छा पढ़ी है वही यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है, प्रपोजल और स्वीकृति के लिए भी, ओके। जैसे कि धमकी देकर किसी से, मान लो कि तुम्हारा 5 लाख की कोई जमीन है, ठीक है, और कोई तुमसे 5 रुपए में खरीद ले या 2 लाख में खरीद ले, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो कंसीडरेशन दिया गया है, जो तुमसे कंसीडरेशन, देखो भाई तुम्हारी जमीन एक्स ने तुमसे खरीदी, क्या खरीदी? जमीन, तो तुम्हारी जमीन ये लिया और बदले में तुमको 2 लाख रुपए दे रहा है, जबकि नॉर्मली तुम्हारी जमीन की कीमत 5 लाख है, ठीक है। तो कुछ अपवाद हैं कंसिडरेशन के, तो अपवाद जब हम कंसिडरेशन का अपवाद पढ़ेंगे कि प्रतिफल, ठीक है, जो फल हमें मिलता है, प्रतिफल मिलता है, उसका कुछ अपवाद है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सामान्यता देखो, यहाँ देख के ही लग रहा है कि हमने स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र इच्छा से जो है अपना जमीन इस व्यक्ति को नहीं दिया है, ठीक है, ओके। ये तो उसने धमकी दिया है, सेक्शन 15 to 19 का कुछ ना कुछ, सेक्शन 15 to 18 कुछ ना कुछ इसने किया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, प्रपीड़न किया है, धमकी दिया है, या सम्यक असर, या किसी कारण से जिसकी वजह से हमने जमीन इसको दे दी इतने कम में, और इस आधार पे हम कोर्ट में जाके अपने इस संविदा को शून्य करा सकते हैं। और सेक्शन 15 to 18 क्या है? इसके लिए तुम जाके बेर एक्ट पढ़ो, बेर एक्ट वाली क्लास देखना, वहां मैंने 2-3 बार क्लास में बताया है, ठीक है। इसीलिए पहले बेर एक्ट पढ़ाते हैं फिर इसको पढ़ाते हैं, ओके। बेर एक्ट अगर नहीं पढ़ाना होता, सिर्फ पीपीटी या क्वेश्चन आंसर हमको कराना होता, हमको बहुत इजी होता, बट हम लोग को पता नहीं चलता बेर एक्ट कैसे पढ़ेंगे, है ना। फटाक से हम लोग तुमको बता देते ये होता है, ये होता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, बच्चे बेर एक्ट नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो हम बेर एक्ट पढ़ाना बंद कर देंगे। हमको क्या है, जो बेर एक्ट पढ़ाने पे हमको समझ लो 1 महीना लग रहा है ना, एक कम से कम 40 दिन लग रहा है एक क्लास खत्म करने में, एक सब्जेक्ट, वो हम 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर समझा देना है बस, ओके। प्रतिफल का स्रोत कैसा है, ठीक है, और प्रकृति कैसी है, प्रतिफल की प्रकृति कैसी है।
सो सबसे पहले तुमको समझ में आया कि वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है प्रतिफल का स्रोत क्या है। तीसरा है प्रकृति कैसी है, प्रतिफल का नेचर कैसा है, ठीक है। कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है प्रतिफल में बदले में, या कोई कार्य ना करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, या कोई वचन दिया जा रहा है। प्लस क्या जो प्रतिफल है वो वैध है, क्योंकि जो प्रतिफल वैध नहीं होता है ऐसी संविदा क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। ओके, नाउ एक ये मैक्सिम है नूडम पैक्टम, ये मैक्सिम याद रखना, वो भी नोट्स भेजेंगे उसमें है, ठीक, उसमें भी है। ये क्या है, अब देखो थोड़ा थोड़ा अपवाद तुमको अब देखने को मिलेगा। अभी तक हमने देखा कि इसके बाद से अपवाद देखने को मिलेगा। अभी पहले ये एक मैक्सिम, इसका अर्थ है कि बिना प्रतिफल के अगर कोई संविदा की जाएगी तो ऐसी संविदा क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है, ओके। लेकिन अगर कोई संविदा धारा 25 के अंतर्गत आती है, धारा 25 भारतीय संविदा अधिनियम, धारा 25 संविदा अधिनियम क्या है, डायरेक्ट पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, राइट सी बात है, नहीं पढ़े होगे, मतलब कुछ लोग पढ़े हो जो मेरे साथ पढ़े हो क्लास में, और जो ऑफलाइन देखे हो, वीडियो देखे हो वो भी। उसमें कुछ अपवाद दिया हुआ, परिस्थितियां दी हुई हैं जहां बिना प्रतिफल के भी संविदा मान्य होती है, ठीक है। तो सामान्य नियम यह है नूडम पैक्टम कि बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होगी, लेकिन अगर वो धारा 25 के अंतर्गत आती है तो ऐसी संविदा मान्य होगी, ठीक है, ओके। चलो अब धारा 25 में क्या है ये भी अभी हम देख लेते हैं। संविदा और प्रतिफल की गोपनीयता, और या तुम ऐसे भी कह सकते हो संविदा और प्रतिफल का क्या कहते हैं, संबंध, ओके। ये प्रीविटी शब्द याद रखना, अगर एग्जाम में आ गया तो प्रीविटी की थ्योरी से, प्रीविटी की थ्योरी से तुम उसको लगा ले जाओगे ना। संविदा की गोपनीयता केवल पश्चिम, हाँ चलो, तो तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, संविदा और प्रतिफल में क्या अंतर होता है। तो भैया संविदा पूर्ण होने के लिए प्रतिफल तो आवश्यक है, सिंपल सी बात है। कलर थोड़ा सा हम डार्क ले लेते हैं, यहाँ पे जहां हम लिख रहे हैं ना वहां पे पिंक कलर है, ठीक। तो संविदा जो पक्षकार किए रहते हैं, ठीक है, जो पक्षकार किए रहते हैं, जैसे एक्स और वाई के बीच में हुआ है, ठीक है, तो यही सिर्फ आपस में केस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति इन पर ना ही केस किया जा सकता है, ना किसी व्यक्ति के विरुद्ध केस किया जा सकता है। यही प्रीविटी का सिद्धांत है, ठीक है। क्या है ये, प्रीविटी का सिद्धांत है। जबकि प्रतिफल क्या होता है, संविदा में प्रतिफल जो पक्षकार संविदा किए रहते हैं उसके अलावा कोई थर्ड पार्टी भी प्रतिफल दे सकती है, चाहे वो संविदा का पक्षकार ना भी हो। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। एक्स ने वाई कंपनी का स्कूटर लिया, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिया। अब स्कूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम दोनों ने संविदा की है, मैंने वाई कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया और उससे स्कूटर लिया, ठीक है। कोई केस करना होगा तो हम एक दूसरे पे करेंगे, ओके, ये संविदा का सिद्धांत है। लेकिन जब प्रतिफल देने की बात आती है तो हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति प्रतिफल दे दे, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध ना तो केस किया जा सकता है और ना वो तीसरा व्यक्ति केस, उस संविदा से संबंधित कोई केस ला सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास पैसा ना हो तो मेरे बाबा या पापा या हस्बैंड कोई भी जाकर स्कूटी का पैसा दे दें, तो कंपनी को जो प्रतिफल जा रहा है वो मैं न दे करके मेरी तरफ से मेरे बाबा पापा या कोई हस्बैंड मम्मी भाई कोई दे दे रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है, बैंक का और मेरा तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं है ना। तो अब बाद में कोई केस अगर उस संविदा में होगा तो बैंक वाले के विरुद्ध ना वाई केस कर सकेगा और ना बैंक वाई के विरुद्ध। हाँ, अगर स्कूटी वापस लेना चाहे तो बैंक ले सकता है, वो कुछ और बात बन जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रतिफल की गोपनीयता, ठीक है, या प्रिविटी, कंसिडरेशन की प्रिविटी, ठीक है।
बस समझने के लिए याद रखना, एग्जाम में नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट ये तथ्य आना चाहिए, ठीक है। कि संविदा में जो पक्षकार संविदा करते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर केस हो सकता है, लेकिन प्रतिफल कोई थर्ड पार्टी भी दे सकती है, ठीक है। सामान्य सा सिद्धांत है संविदा का। एलएलएम के एंट्रेंस में, नेट के एंट्रेंस में जो सेक्शन जितना आता है, हाफ सेक्शन आता है, हाफ लगभग आर्टिकल आते हैं, हाफ फैक्ट भी आता है, तो फैक्ट बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। चलो, जैसे हमको पता है 2 + 2 4 होगा, ठीक है, एंड 2 + 200 202 होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हमको जोड़ने का सिद्धांत पता है, ठीक है, हमें बेसिक पता है, ओके। अब अंदर सिर्फ इतना है कि मैथ का बेसिक नहीं चेंज होता, लॉ का बेसिक चेंज होता रहता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज होता है। पूरा का पूरा आईपीसी चेंज होकर बीएनएस हो गया तो इसका मतलब बेस ही नहीं चेंज हो गया, ठीक है। सेक्शन चेंज हुआ है, कुछ नहीं, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, ओके। तो जो भी हमने प्रिविटी का सिद्धांत देखा, उस सिद्धांत उतना तुमको याद करके शॉर्ट नोट्स के लिए, अगर एलएलबी के लिए तैयार करना है याद करोगे, नहीं तो तुमको कंसिडरेशन में जरूर लिखना है वो सिद्धांत, ठीक है। नाउ एक केस, देखो केस हमेशा बहुत सारे रखते हैं, एक दो केस इंपॉर्टेंट होते हैं, और संविदा अधिनियम के सारे केस इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर भी सारे पढ़ा नहीं सकते हम। देखो ये केस इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और केसेस इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम नोट्स भेजेंगे, और आरडी क्लासेस में अलग अलग सेक्शन में हम देख सकते हैं। तो चिन्नैया वर्सेस रमैया, ये केस तुम कहाँ कहाँ लिख सकते हो, सेक्शन 2D में लिख सकते हो, जो पढ़ रहे हो प्रतिफल में, ठीक है। उसके बाद जाहिर सी बात है सेक्शन 25 में लिख ही सकते हो, लेकिन ये प्रिविटी के सिद्धांत का बेसिक केस है, ठीक है। क्या हुआ इस केस में? इस केस में एक बूढ़ी औरत थी, उसकी 2 बेटियां थी, ठीक है। एक बूढ़ी औरत की 2 बेटियां थी, और एक का नाम था, हाइलाइटर कहाँ गया, ओके, ठीक है। एक वृद्ध महिला ने की 2 बेटियां थी, एक का नाम था वेंकट रामैया और दूसरी बेटी का नाम था वेंकट चिन्नैया, ठीक है, ओके। तो वेंकट वेंकट दोनों के नाम में, तो वेंकट नहीं याद कर पाओगे तो कोई बात नहीं, तुम लोग रमैया और चिन्नैया याद कर लेना, ठीक। किसका भी कोई नाम है, चिन्नैया वर्सेस रमैया, ठीक है, रमैया वत्सवैया नहीं है, ओके। सो एक बूढ़ी औरत है, उसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है रमैया, रमैया, और एक का नाम है चिन्नैया, ठीक है, ओके। ये जब मरने लगी तो इसने सारी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बेटी रमैया को दी, ठीक है, दे दिया। लेकिन देखो, रमैया को जब प्रॉपर्टी दी तो संविदा की, ठीक है, कि तुम 653 रुपए प्रतिवर्ष, 653 रुपए प्रतिवर्ष चिन्नैया को दोगी, ओके। 653 रुपए बहुत है, क्योंकि 1882 का केस है और 1872 का संविदा अधिनियम है। रमैया बोली ठीक है, कागज पे साइन वगैरह सब हो गया। जब तक माँ जिंदा थी तब तक ये चिन्नैया को देती थी पैसा, जिस दिन माँ मरी उस दिन रमैया ने चिन्नैया को पैसा देना बंद कर दिया। चिन्नैया ने पैसा मांगा, रमैया ने कहा तुमको क्यों दे, तो चिन्नैया चली गई केस, सॉरी कोर्ट। देखो चिन्नैया चली गई कोर्ट, चिन्नैया वादी थी इसलिए इसका नाम पहले आ रहा है, और रमैया प्रतिवादी थी, इसका नाम बाद में आ रहा है। और देखो ये केस हायर लेवल पर भी जब गया होगा तो हो सकता है कि रमैया, छोटे न्यायालय में गया होगा तो रमैया के पक्ष में फैसला आ रहा होगा, इसीलिए चिन्नैया ने वापस बड़े में अपील की रही होगी, क्योंकि चिन्नैया का नाम बाद में पीछे नहीं आया है, ठीक है। मतलब फाइनल कोर्ट जो हाई कोर्ट ही था उस समय में गया होगा, इसका मतलब अभी वादी चिन्नैया है, ठीक, ओके। तो उतना तुमको नहीं समझना था। ये देखो चिन्नैया चली गई कोर्ट और कहा कि हमें रमैया से पैसा दिलाया जाए। रमैया ने कहा हम क्यों पैसा देंगे इनको,
संविदा हुई थी मेरी और मेरी माँ के बीच में, ठीक है, संविदा मेरे और मेरे माँ के बीच में हुई थी। और प्रीविटी का नियम है कि जो संविदा किया रहेगा उन्हीं के बीच केस हो सकता है। जब चिनैया ने उस संविदा में कोई भाग ही नहीं लिया, जब चिनैया ने उस संविदा में भाग ही नहीं लिया, कोई प्रतिफल ही नहीं दिया इन्होंने, तो अब ये किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं? तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप केस नहीं कर सकते हो, समानता केस नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप प्रतिफल के लिए दावा कर सकते हो थर्ड पार्टी। उस संविदा का आधार ही क्या था? चिनैया को पैसा देंगे तभी आपको पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए आपको चिनैया को पैसा देना होगा। ये रहा निर्णय, ठीक है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 25 आ गया, हम इसके पहले ही बोले थे कि अपवाद है। अब देखो, जब तुमको कंसीडरेशन का आंसर लिखना है तो तुमको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले 2D में उसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है, परिभाषा का आवश्यक तत्व परिभाषा से तोड़ के लिखोगे, फिर उसको एक्सप्लेन कर दोगे। क्यों आवश्यकता है कंसीडरेशन की? अगर लिखना हो तो ठीक, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बात ही नहीं। प्रीविटी का सिद्धांत लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो बहुत जरूरी उसमें लिखना वो बता रहे हैं, ठीक है। अपवाद तुमको लिखना पड़ेगा। सामान्य सामान्य नियम यह है कि प्रतिफल के बिना की गई संविदा शून्य होती है, परंतु इसका अपवाद सेक्शन 25 है। अगर इसके अंतर्गत कोई संविदा होती है तो वो संविदा शून्य नहीं होगी, ठीक है। क्या कहती है सेक्शन 25? इसको भी हमने बेयर एक्ट में पढ़ा हुआ है, क्योंकि बेयर एक्ट में आई थिंक हम लोगों ने सेक्शन 50 तक कर लिया है, ठीक है। इसके आगे कल हम लोग 51 से करेंगे बेयर एक्ट। अगर हम प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं बिना प्रतिफल के, ठीक है, पहला है बिना प्रतिफल के प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हैं तो वहां प्रतिफल तो नहीं दे रहे मिलेगा ना। जैसे पापा हमको एक बाइक खरीदे, पापा हमसे बाइक का पैसा तो लेंगे नहीं, है ना। तो इस प्राकृतिक स्नेह और प्रेम में दिया गया वस्तु को संविदा मान्य होती है। सिंपल है पढ़ने में, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम यहाँ ऐड कर दें, ठीक है। ये बाइक पहले लिस्ट कर देते हैं, फिर सो बिना प्रतिफल की भी संविदा क्या होगी? मान्य होगी। ये सिंपल सा रूल है, लेकिन ऐसी संविदा का रजिस्ट्रीकरण कराना होगा, इतना याद रखना। प्लस ऐसी संविदा को हम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं कि असम्यक असर से प्रभावित थी और शून्य भी घोषित करा सकते हैं। असम्यक असर क्या होता है? सेक्शन 16 में हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति अपनी बातों से हमें प्रभावित करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे एक्स वाई का गुरु है और वाई से सारी वस्तु दान में ले लेता है, ठीक है। अब इनके बीच का संबंध प्रेम और स्नेह और रिस्पेक्ट का है, बट यहाँ साफ दिख रहा है कि जो गुरु है उसके चेला मतलब अपने शिष्य के ऊपर इतना असर रखता है कि उसको मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ सम्यक असर है, लेकिन ये समझाने के लिए हम बोले थे, जो तुमको यहाँ पे लिखना है ये कि प्रेम और स्नेह में कोई वस्तु बिना प्रतिफल के दी गई है तो ऐसी संविदा मान्य होगी। सेक्शन 25 में ही लिखा है, लेकिन उसका रजिस्ट्रीकरण आपको कराना होगा, ठीक है। उसका क्या कराना होगा? रजिस्ट्रीकरण कराना होगा, ठीक है, ओके। दूसरा 25 में ही है, सेक्शन 25 में ही है। पूर्व शैक्षिक सेवा एक्स वाई, वाई नदी में डूब रहा था, एक्स को तरस आ गया, नदी से कूद कर वाई को बचा लिया। वाई चिल्ला रहा था हेल्प हेल्प। अब यहाँ एक्स चाहे बचाता
चाहे नहीं बचाता, बट इसने स्वैच्छिक रूप से एक्स को बचाया। वाई क्या किया था? स्वैच्छिक रूप से वाई को बचाया था, है ना। जब वाई बाहर निकला, कहा बहुत अच्छा काम किया, मैं तुमको 500 रुपए इनाम दूंगा। ओके, इतना कहकर वाई घर चला गया। दूसरे दिन नेक्स्ट वाई के घर के गेट पे पहुंचा, बोला निकालो 500 रुपए। वाई कह रहा कैसा 500 रुपया? बोले जो तुमने कल मुझसे वादा किया था। कि हैं, वो तो मैंने वैसे ही बोला था। कहे संविदा हो गई, मैं जा रहा हूँ कोर्ट। के कैसा कोर्ट, कैसा केस? तुमने अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से मुझे बचाया था। तो वो कहेगा जाके सेक्शन 25 पढ़ लो। सेक्शन 25 कहता है कि देखो, इसने जो कार्य किया भले स्वैच्छिक किया था, बट प्रतिफल में तुम्हारी जान बची थी। इसके बाद तुम थैंक यू बोल के निकल गए होते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे वचन दे दिया 500 रुपए देने का। अब तुम इस संविदा को मानने के लिए बाध्य हो। ओके। थर्ड है समय सीमा समाप्त ऋण। सो परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट का नाम तुमने सुना नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं एलएलबी वालों के लिए, अभी जो नए नए आए हो। देखो, सिविल लॉ तो सुना ही है ना। सिविल विधि में डायरेक्टली कोई केस नहीं होता। सिविल विधि में केस करने के लिए एक समय सीमा होती है, उसके बाद आप कोई केस नहीं कर सकते। अब एक्स से वाई ने पैसा लिया कि मैं तुमको 3 महीने, मान लो 3,000 रुपए लेता हूँ, मैं तुमको वापस कर दूंगा। मान लो परिसीमा अधिनियम में इसके लिए 2 महीना का समय है केस करके पैसा वसूलने का, ठीक है। ओके, बट 2 महीना बीत गया और एक्स ने कोई केस नहीं किया। अब एक्स वाई के खिलाफ केस नहीं कर सकता और ऋण क्या होगा, वसूला नहीं जा सकता। लेकिन वाई ने ऐसे बोल दिया कोई बात नहीं, तुम मुझसे जो है 1,000 रुपए ले लेना। तो समय सीमा समाप्त होने के बाद या परिसीमा समाप्त होने के बाद आप ऋण वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर सामने वाला पक्ष अपने आप से कुछ रुपए देने का वादा कर दे, वापस कुछ रुपए वापस करने का, चाहे वो 3,000 हो चाहे 3 रुपए हो, ठीक है, तो फिर उसको वो पैसा वापस देना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये रजिस्ट्रीकरण वाला जो शब्द है ये, ओके, ये एलएलएम की एंट्रेंस और नेट के लिए याद रखना। और बाकी तीनों सेक्शन 25 दे देगा और एक चौथा ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं है। और एलएलबी एग्जाम में तुमको ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो, क्या प्रतिफल पर्याप्त होना आवश्यक है? नहीं, प्रतिफल पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। मान लो 5 लाख रुपए का सामान है और अगर 5 रुपए में भी कोई खरीद रहा है, ठीक है, तो ये प्रतिफल संविदा मान्य होगी, ठीक है। प्रतिफल का क्या होना आवश्यक है? कुछ होना आवश्यक है। कुछ मतलब कुछ प्रतिफल में मिलना चाहिए, पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, कुछ होना आवश्यक है, ठीक है। अब मान लो किसी की 5 लाख की जमीन 2 लाख रुपए में किसी ने ले ली, तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि कुछ होना आवश्यक है, पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, तो फिर ऐसी संविदा मान्य होगी, संविदा मान्य होगी। लेकिन अगर उस व्यक्ति से जबरदस्ती, धोखाधड़ी या प्रपीड़न या समय का असर करके जमीन ली गई है, तो वो कोर्ट जा सकता है ना, और अपनी बात को आसानी से साबित भी कर लेगा और वहां जाके उस संविदा को शून्य करा सकता है। इसकी एक समय सीमा होती है, ठीक है। ओके, प्रतिफल के प्रकार तो हमने पहले देखा, जो पूर्व में कुछ कर दिया गया हो या वर्तमान में, जैसे जाके पार्ले जी वाले को तुरंत 10 रुपए दो, बिस्किट लेकर चले आओ, ठीक है, या पूर्व में आपने कुछ कर दिया हो, प्लस पर्याप्तता, तो कुछ मूल्य होना चाहिए, ठीक है। ओके, अवैध प्रतिफल क्या होता है? देखो इस सेक्शन में याद रखना, सेक्शन 23। अवैध प्रतिफल उसे कहते हैं जो विधि विरुद्ध हो, ठीक है। और अगर ऐसा प्रतिफल देकर कोई संविदा की गई है तो ऐसी संविदा क्या होती है? शून्य होती है। सो अवैध प्रतिफल जो कानून द्वारा निषिद्ध हो, ठीक है, या कानून को निष्फल करता हो, कपटपूर्वक तरीके से हो, हानिकारक हो, अनैतिक हो या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी प्रतिफल क्या होगा? अवैध होगा, ठीक है। और अगर अवैध प्रतिफल है तो उसका प्रभाव क्या होता है?
सामान्यतः शून्य होता है संविदा, हमने पहले ही कहा संविदा क्या होती है, शून्य होती है, और कोई कानूनी उपाय नहीं होता इसमें, संविदा पूर्णतः शून्य होती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 65 के तहत बहाली या कुछ उपचार प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेक्शन 65 जरूर याद रखना। सेक्शन 65 अगर तुम लोग एलएलएम एंट्रेंस वगैरह के लिए याद कर रहे हो, बहुत जरूरी याद रखना, क्योंकि 5-6 बार मैंने खुद एमसीक्यू लगाया, वहां पर देखा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, किस सेक्शन में दिया हुआ है कि अगर संविदा शून्य हो गई है तो व्यक्ति को कहाँ राहत दी जाएगी। तो सेक्शन 65 कहता है, जो कि भी हम लोग बेयर एक्ट में सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने 50 तक ही किया है ना, कि संविदा को शून्य कराया जा सकता है, पीड़ित पक्षकार को उसकी नुकसानी वापस दिलाई जा सकती है। ठीक है, ये सेक्शन 65 कहता है। ठीक है, प्रमुख केस लॉ, तो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ये हस्बैंड और वाइफ वाला केस था, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टेंस में पढ़ा हुआ है ना, तो वहां पे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इस आंसर में भी लिख सकते हो। चिन्नैया वर्सेस रमैया तुमको इस आले आंसर में लिखना है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव भी इसमें है, तुम्हारे नोट्स में अगर पढ़ना हो तो ठीक, ना पढ़ना हो तो भी ठीक, क्योंकि चिन्नैया वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया था। ठीक है, ओके। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, और ये केस हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, प्रतिफल के लिए ही देखेंगे। ठीक है, ओके। और अगर ये केस हम नहीं देख पाए तो जिस दिन संविदा अधिनियम समाप्त होगी, एक लास्ट क्लास हम लोग संडे को रखेंगे, संडे को 4-5 क्लास रखेंगे, और हर अधिनियम का एक केस का करेंगे। वहां पे हमको ये केस जरूर याद दिलाना, केदारनाथ वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है, बस इतना नहीं कि छूट जगत प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ एलएलएम के लिए भी काम आएगा ये केस। ओके, ठीक है, तो ये था तुम्हारा कंसिडरेशन। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बेयर एक्ट, और अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करना हो तो करो।